जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए एक बार फिर से समाज शास्त्र के मोस्ट इम्पोर्टेंस क्वेश्चन लेकर आए हैं जो परीक्षा इससे वेरी इंपॉर्टेंस रहेगा। तो आइए बच्चों देखते हैं। ये क्वेश्चन कई वर्षों परीक्षाओं में पूछा जा रहा है बच्चों। यह जो है एनसीईआरटी रहेगा और सभी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंस रहेगा। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है कि ग्रामीण समुदाय की किन्हीं दो मुख्य विशेषताओं का जो है उल्लेख कीजिए। यानी बच्चों ग्रामीण आप जानते हो जिसको गाँव बोला जाता है, तो मुख्य विशेषताएं दो दो मुख्य विशेषताओं का उल्लेख करना है। तो चलो बच्चों हम लोग उत्तर देखेंगे। देखो, ग्रामीण समुदाय की दो मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। ऐसे हेड डालेंगे, ग्रामीण समुदाय की दो मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। जब निम्नलिखित तो बच्चों नंबर एक, ग्रामीण समुदाय की का प्रकृति के साथ प्रत्यक्ष संबंध होता है। प्रत्यक्ष में होता है बच्चों डायरेक्ट, यानी ग्रामीण समुदाय का प्रकृति के साथ प्रत्यक्ष संबंध होता है। देखो बच्चों, हमेशा प्रकृति के ही वातावरण में गांव के लोग रहते हैं, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु सब के साथ में रहते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि ग्रामीण समुदाय का प्रकृति के साथ प्रत्यक्ष संबंध होता है तथा इसमें रहने वाले लोगों का मुख्य पेशा बच्चों क्या होता है? कृषि होता है। यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग कृषि से ही जुड़े होते हैं कि बच्चों उद्योग धंधे वगैरह नगरों में होते हैं, लेकिन यहाँ गांव में कृषि होती है। नंबर दो क्या है भैया? नंबर दो लिखेंगे हम लोग, ग्रामीण समुदाय का आकार सीमित होता है। यानी जो है ग्रामीण समुदाय जो आकार होता है वो जो है सीमित होता है, जिसके कारण जो है जनसंख्या का घनत्व कम होता है। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं बच्चों? जैसे 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर इधर, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में जितने व्यक्ति या स्त्री पुरुष रहते हैं उसी को जनघनत्व बोला जाता है। तो जनसंख्या जो घनत्व होता है कम होता है, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में कुछ कम लोग रहते हैं, लेकिन बच्चों शहरों में ज़्यादा लोग रहते हैं। घनी शहरों में जनघनत्व क्या होता है? ज़्यादा होता है, जनघनत्व कम होता है। और सदस्यों में सामुदायिक यानी सामुदायिक भावना पाई जाती है। सामुदायिक यानी समूह में रहने की भावना जो है पाई जाती है। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन जो दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन, ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंस है। क्वेश्चन है कि भूमंडलीकरण तथा उदारीकरण में क्या अंतर है तथा इनके द्वारा भारतीय उद्योग किस प्रकार जो है प्रभावित हुए। आइए बच्चों, ये दीर्घ उत्तरी प्रश्न हम लोग देखेंगे। हेड डाल लेंगे हम लोग भूमंडलीकरण तथा उदारीकरण में अंतर। हेड डालेंगे, एक तरफ लिखेंगे हम लोग भूमंडलीकरण, एक तरफ लिखेंगे बच्चों उदारीकरण। तो आइए दोनों में अंतर देखेंगे। देखो, जो भूमंडलीकरण होता है, नंबर एक, इसकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर एक, वैश्विक मतलब विश्व स्तर पर जो है प्राकृतिक और मानवीय घटनाओं की अंतःक्रियाओं की अवधारणा को भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण कहा जाता है। जबकि बच्चों उदारीकरण किसे कहते हैं? देखो, आर्थिक अभिशासन, अभिशासन माने होता है अच्छी तरह से शासन, आर्थिक माने पैसा संबंधित होता है। आर्थिक अभिशासन में उदारीकरण को सरकार की भूमिका में आमतौर पर कमी के रूप में परिभाषित किया जाता है, यानी लचीलापन होता है। इस देखो नंबर दो इसमें लिखेंगे भूमंडलीकरण में, इसके कारण राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाएं अधिक खुली एवं अधिक जो है गहनता से संगठित हो गई हैं। और इसमें क्या लिखेंगे? इसके कारण बुनियादी और प्रमुख, बुनियादी मतलब शुरुआती जो होता है, इसके कारण बुनियादी और प्रमुख उद्योगों बैंकिंग बीमा आदि में सार्वजनिक क्षेत्र में कमी आई है। नंबर तीन, इसके कारण जो है वैश्विक व्यापार में वृद्धि हुई है। इसमें जो है विचार प्रौद्योगिकी और सांस्कृतिक तत्वों का आदान प्रदान उच्चतर गति से होता है। जबकि बच्चों इसके कारण सार्वजनिक सामाजिक सेवाओं जैसे शिक्षा, आवास और स्वास्थ्य रक्षा की व्यवस्था में सरकार की भूमिका में कमी आई है। नंबर चार है, इसके कारण जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नई सेवाओं का प्रवेश हुआ। उदाहरण के लिए भारतीय वास्तुकार अफ्रीकी देशों में किसी भवन की अभिकल्पना कर सकता है और कोई जापानी भारत में भवन का खाका एवं निर्माण तैयार कर सकता है। इसके कारण जो है निजी मतलब प्राइवेट निजी क्षेत्र की व्यापक सहभागिता के द्वारा भावी विकास की संभावना रहती है। अब हम लोग हेडिंग डालेंगे बच्चों, भूमंडलीकरण तथा उदारीकरण का जो है भारतीय उद्योग पर प्रभाव। क्या उद्योग प्रभाव है? आइए देखते हैं। सरकार ने सन 1990 के दशक से उदारीकरण की नीति को अपनाया है। निजी कंपनियां जो है विशेष रूप से विदेशी फार्मों को उन क्षेत्रों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है जिन्हें पहले ये सरकार के लिए जैसे दूरसंचार, नागरिक उड्डयन एवं ऊर्जा आदि के लिए आरक्षित थे। उद्योगों को खोलने के लिए अनुज्ञप्ति यानी लाइसेंस वांछित नहीं है। अब भारतीय दुकानों पर विदेशी वस्तुएं आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। उदारीकरण के परिणाम स्वरूप बहुत सी भारतीय कंपनियों को
बहुउद्देशीय कंपनियों ने खरीद लिया। साथ ही साथ कुछ भारतीय कंपनियां बहुउद्देशीय कंपनियां बन गई। सरकार सार्वजनिक कंपनियों के अपने हिस्सों को निजी मिल्क होता है प्राइवेट, निजी क्षेत्र को कंपनियों को बेचने का प्रयास कर रही है, जिसे विनिवेश कहा जाता है बच्चों। कई सरकारी कर्मचारी इससे भयभीत हैं कि कहीं विनिवेश के कारण उनकी नौकरी न चली जाए। मॉडर्न फूड, जिसे सरकार ने स्वास्थ्यवर्धक सस्ता खाना उपलब्ध कराने के लिए बनाया था, निजीकरण की जाने वाली पहली कंपनी थी। इस कंपनी ने 60% कर्मचारियों को पहले 5 वर्षों में जबरन सेवा मुक्त कर दिया। इससे सरकारी कर्मचारियों में असुरक्षा की भावना पनपने लगी। अधिकांश कंपनियों ने अपने अस्थायी कर्मचारियों की संख्या में कटौती कर दी। वे अपने कार्यवाह स्रोतों जैसे छोटी कंपनी से यहाँ तक कि घरों में भी कार्य करवाने लगे। बहुउद्देशीय कंपनियाँ पूरे विश्व में वाह स्रोतों से काम करवाती हैं। विकासशील देशों जैसे बच्चों भारत से उन्हें सस्ते मजदूर उपलब्ध हो जाते हैं। छोटी कंपनियां बड़ी कंपनियों से कार्य प्राप्त करने के लिए स्पर्धा करती हैं, यानी कंपटीशन करती हैं, अतः वे कामगारों को कम वेतन देती हैं और कार्यावस्था भी जो है अधिकतर खराब होती है। छोटी फर्मों में मजदूर संगठनों का गठन भी मुश्किल होता है। अधिकांश कंपनियां यहाँ तक कि सरकार भी अब वाह स्रोतों और अनुबंध पर काम करवाने लगी है, लेकिन यह जो है प्रवृत्ति निजी क्षेत्रों में विशेष रूप से दिखाई देती है।